गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वीडियो लेकर आए हैं अकाउंट्स की। आज क्लास 11th आप बच्चों के लिए हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 11 के लिए वो है चैप्टर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब आज हम एजम्पशंस, रूल्स, प्रिंसिपल्स इनके बारे में स्टडी करेंगे कि अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अकाउंट्स के लॉज क्या होते हैं, कैसे वो काम करता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल्स का मतलब दैट रूल्स एंड लॉज अंडर विच अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आर डन। एक लॉ होता है जो प्रिपेयर कौन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूट होता है, जो इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो सीएस होते हैं, उन्होंने ही इसके प्रिंसिपल्स को बनाया है। ठीक है। और लास्टली अपडेट हुआ था 2013 में। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, फर्म्स है, बिजनेसेस हैं, वो सब अभी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये है क्या कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट को कहां लिखते हैं, क्रेडिट को कहां लिखते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। ये सारी चीजें जो रिलेटेड है अकाउंट से कि अकाउंटिंग कैसे काम करेगा, उसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे मेडिकल लाइन में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप ड्रिंक करके सर्जरी नहीं कर सकते। जो पायलट्स होते हैं उनका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन्होंने भी कुछ रूल्स बनाए हैं कि आप फ्लाइट में प्लेन उड़ाने से पहले आप ड्रिंक नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके फ्रेमवर्क के अंदर, जिसके दायरे के अंदर, जिसके रूल्स के अंदर सारे अकाउंट्स, सारी चीजें होती हैं जो अकाउंट्स में होती हैं। ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? मैन मेड। इसे हम इंसानों ने ही बनाया है। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो नेचुरल होते हैं। अब ग्रेविटी की खोज हुई थी, वो तो पहले से था ना, उसे किसी इंसान ने तो नहीं बनाया। न्यूटन ने उसकी खोज की थी, है ना। रेनबो, ये जो डिस्पर्शन दिखाई दे पहले से था, इंसान ने इसकी खोज की थी, उसे बनाया नहीं था। लेकिन अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। मतलब इसे हम जैसे इंसानों ने ही बनाया है। डेबिट कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट कहां रिकॉर्ड होगा, है ना। कैश ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगे, एडवांस पेमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, प्रीपेड एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। ये जितने भी चीजें हैं, ये जो रूल्स है, ये इंसानों ने ही बनाया है। ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। अब आप पिछले 10 सालों में ही देखिए कितना कुछ चेंज आया। जीएसटी 2017 में आया, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी 2016 में हुआ, है ना। ये आजकल, पहले आप देखते होंगे एटीएम में त्योहारों के समय, फेस्टिवल के समय कितनी लंबी लंबी लाइनें होती थी। आजकल गूगल पे है, व्हाट्सएप मनी है, पेटीएम है, वर्चुअल मनी है। ये तो डिजिटल मनी। इसके बाद वर्चुअल मनी, क्रिप्टो करेंसी आ चुका है। जीएसटी आने के बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर, टैक्स भरने का प्रोसीजर चेंज हो गया है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश को लेके जो एजम्पशंस है वो चेंज हुई है। तो कहने का मतलब है समय के साथ अकाउंट्स, समय बदलता है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आज से 50 साल पहले जो अकाउंटिंग लॉज थे, क्या आज वो काम करेंगे? नहीं। टाइम के साथ उन्हें चेंज होना होगा। आने वाले समय में वर्चुअल जो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, उसको भी अकाउंट्स को उसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। और यूनिवर्सल, दुनिया भर में ये फॉलो किया जाता है। मतलब इंडिया में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा, अमेरिका में भी फॉलो होगा, जर्मनी में भी फॉलो होगा, जापान में भी फॉलो होगा। जैसे एक सिंपल सा आपको रूल बताता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अंदर आए वो डेबिट, जो बाहर जाए वो क्रेडिट। आप अपने घर के लिए एक फर्नीचर लेते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए देकर, तो 10,000 आपके जेब से बाहर चला जाएगा और फर्नीचर आपके घर के अंदर आएगा। तो फर्नीचर होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर अंदर आया डेबिट और कैश बाहर गया क्रेडिट। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये फॉलो होगा।
सारे खर्चों को डेबिट करते हैं। बिजली का बिल खर्चा है, डेबिट। आप अपने वर्कर को सैलरी दे रहे हो, डेबिट। और जो भी इनकम्स है, जो इतने भी इनकम है, वो क्या होता है? क्रेडिट। आपको कमीशन मिला, वो क्रेडिट। तो ये जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, ये यूनिवर्सल होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल होने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यूनिवर्सल में: रेलेवेंट, ऑब्जेक्टिव और फिजिबल। रेलेवेंट मतलब करंट समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो यूजर है उसके यूजफुल होना चाहिए। अब आप बताइए, 2017 में जीएसटी आया। अब आपको जो रूल्स दिए जा रहे हैं टैक्स भरने के, वो 2014 के हैं। तो क्या वो आपके काम का है? नहीं, क्योंकि 17 में जीएसटी आ गया है और जीएसटी आने के बाद टैक्स भरने का प्रोसीजर चेंज हो चुका है। तो 2014 के रूल्स आपका कोई काम नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेलेवेंट होने चाहिए, करंट टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए, करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो यूजर है उसके काम के लायक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस ऑफ द पर्सनल बायस ऑफ द यूजर। जो पर्सनल बायस है, जो भेदभाव है, उससे अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक अकाउंटेंट आपने हायर किया, ये चेक करने के लिए कि आपकी दुकान में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अब उस अकाउंटेंट ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फ्रेम कर दिया है, यही बदमाश है, यही इसी तरह के लोग चोरी कर रहे हैं, यही लोग आपका पैसा खा रहे हैं। उसने अकाउंट्स को चेक नहीं किया, अपने माइंड में एक एजम्पशन बना लिया, बायस बना लिया कि इस कम्युनिटी के लोग ही फ्रॉड करते हैं। लेकिन बाद में जब अकाउंट्स को चेक किया गया, अकाउंट्स को पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज से देखा गया, एनालाइज किया गया, तब पता चला कोई दूसरा ही आदमी फ्रॉड कर रहा था। तो इसका मतलब यहां पे आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया कि आपको किसी को एक्यूज करने से पहले, दोष देने से पहले आपको अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े फर्म्स हैं वो ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब साल के एंड में अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं। मान लो किसी क्लर्क ने फर्जी बिल बना दिया, सामान आया 10 लाख का, लेकिन उसने बिल बना दिया 12 लाख का, ताकि 2 लाख उसके जेब में चला जाए। तो हर कंपनी इन जैसे फ्रॉड से बचने के लिए अपने अकाउंट्स को ऑडिट करती है। तो वहां पे भी क्या काम आएगा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जो यूज कर रहा है उसके मन में किसी प्रकार का बायस यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और थर्ड, फिजिबल। फिजिबल मतलब इट शुड बी कॉस्ट कंट्रोल, खर्चे के अंदर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने जो अकाउंटेंट हायर किया है या आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिस हिसाब से काम कर रहा है, आपकी कमाई लाखों में है लेकिन खर्चे भी उसके लाखों में, तो वो मतलब नहीं है। मतलब आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे वो फिजिबल होने चाहिए, अंडर द बजट होने चाहिए, खर्चे के अंडर होना चाहिए, उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए। तो ये है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके बाद फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, ये क्या है? एज्यूम किया जाता है। जैसे मैथ्स में हम नहीं करते थे बचपन में, लेट अस एज्यूम द नंबर बी एक्स, ठीक उसी तरह अकाउंट्स में भी कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं। वो क्या है? सबसे पहला है गोइंग कंसर्न। कोई भी जब बिजनेस में आता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसका बिजनेस रातों रात बंद हो जाएगा। वो यही सोच के मार्केट में उतरता है कि फॉर अ लॉन्ग टर्म आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, मैं लंबे समय तक मार्केट में आऊंगा। कोई जैसे करियर शुरू करता है तो ये नहीं सोचता 1-2 साल में से करियर खत्म हो जाएगा, वो सोचता है मैं लंबे समय तक इस करियर को फॉलो करूंगा। ठीक उसी तरह कोई भी बिजनेस, चाहे वो जूतों का हो, कपड़ों का हो, जब वो बिजनेस में आता है तो कोई भी एंटरप्रेन्योर या प्रमोटर जब बिजनेस में आता है तो वो ये चाहता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म गोइंग कंसर्न, लंबे समय तक रन करे। तो ये पहला असम्पशन है कि कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म नहीं होता, कोई भी बिजनेस जल्दी से बंद होने के लिए नहीं आता। हम मान लीजिए कोई शादी कर रहा है तो क्या सोच के शादी करता है कि लंबे समय तक शादी को निभाएगा पति पत्नी। ये थोड़ी चाहेगा कि मेरा 2 साल में 3 साल में डिवोर्स हो जाए, वो चाहेगा लंबे समय तक हमारी शादी चले। ठीक उसी तरह अकाउंट्स में जो बिजनेसमैन होते हैं जब वो बिजनेस में उतरते हैं, अब समझ लिया टाटा 150-200 साल पुरानी कंपनी है, तो 150-200 साल से बिजनेस हो रहा है। आदित्य बिरला कई सालों से बिजनेस हो रहा है। आपका रिलायंस 30-40-50 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या सोच के आए थे वो लोग मार्केट में, क्या सोच के बिजनेस में उतरे थे? धीरू भाई अंबानी जी, जमशेद जी टाटा, इन लोगों ने क्या सोच के मार्केट में उतरे थे कि उनका 2-3 महीने में 2-3 साल में बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, लंबे समय तक
उनका बिजनेस रन करेगा। तो बिजनेस का अकाउंट्स का पहला एजम्पशन है कि whenever a businessman, promoter or entrepreneur comes into the business or starts the business, he thinks for a long term that his business or her business will continue for the foreseeable future. It will continue for a long period of time. नंबर 2, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? आज विराट कोहली दुनिया के इतना बड़ा प्लेयर क्यों है? बिकॉज इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। ऐसा नहीं कि आज एक मैच में रन बनाया, उसका 4-5 मैच में उसका कोई रन नहीं है, उसके बाद 6वें मैच में रन बना रहा है। ये नहीं होता कंसिस्टेंसी। विराट कोहली हर दूसरे मैच में रन बनाता है, कभी 40, कभी 50, कभी 70, कभी 80। इसलिए वो इतना बड़ा प्लेयर है, कंसिस्टेंट, लगातार। तो अकाउंट्स में भी अगर आप कोई रूल फॉलो कर रहे हो, आप उसको रूल को स्टेबल रखिए, बार बार चेंज मत करिए। अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो बिजनेस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब समझ लीजिए एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अब उस रेस्टोरेंट का जो टाइमिंग है खुलने का, वो दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है, लेकिन वो हर हफ्ते टाइम को चेंज कर रहा है। कभी दोपहर 3 से रात के 9 बजे, कभी सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे, कभी शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे। कंटिन्यूअसली वो अपने टाइमिंग को चेंज कर रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या उसको कस्टमर मिलेंगे? कस्टमर तो यही बोलेंगे यार कैसा रेस्टोरेंट है, खाना तो बढ़िया है, लेकिन कभी 3 बजे खोल देता है, कभी 6 बजे खोल देता है, कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो क्या उसके पास कोई आएगा? नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। आप कोई रूल अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको लगातार फॉलो करिए बिजनेस में, उसको चेंज मत करिए। अगर आप उसको चेंज करते चले जाएंगे तो मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपके भी अकाउंट्स में आपको दिक्कत होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। किसी भी चीज का वैल्यू टाइम के साथ कम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एसी, हमारे कोचिंग में एक एसी लगा है, ये 2 साल पहले मैंने लिया था, तो लगातार ये डेप्रिशिएट होगा, टाइम के साथ इसकी वैल्यू गिरेगी। तो डेप्रिसिएशन के 2 रूल्स होते हैं, एक रिटर्न डाउन और एक स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए एसी है 50,000 का, अब मैं इसमें स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा हूं। हर साल एसी 10% डेप्रिशिएट होगा। 50,000 का 10% 5,000 होता है। अब यानी पहले साल के बाद एसी का कीमत 50 से 5 कम हो गया 45। अगले साल फिर से 50,000 का 10% 5,000, 45 से 5 कम 40,000। इस तरह से हर साल एसी की कीमत 5-5 कम होगी। तो ये रूल आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसी रूल को हर बार फॉलो कीजिए। अब आपने क्या किया, रिटर्न डाउन फॉलो कर दिया। जैसे मान लीजिए पहले साल एसी का कीमत 50,000 था, 50,000 का 10% होता है 5,000, 5,000 का डेप लगा, एसी का कीमत हो गया 45। अब अगली बार जो 10% लगाया आपने 50 में नहीं लगाया, 45 में लगाया। 45 का 10% 4,500। अब 45 से 4,500 को माइनस कीजिए, 40,500। अब उस पर 10% लगा दीजिए, 4,050। अब अगली बार आपने फिर 50,000 पे लगा दिया 10%, 5,000। मतलब आप कभी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो, कभी रिटर्न डाउन फॉलो कर रहे हो। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जो भी बिजनेस में रूल फॉलो कर रहे हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। टाटा का इतना नाम क्यों हुआ? वो हमेशा से वेलफेयर पे काम कर रहा है, लोगों की भलाई पे। 50 साल पहले भी करता था, आज भी कर रहा है। तो कंसिस्टेंट, आपको लगातार एक ही चीज को फॉलो करते रहना है। आप बार बार अपने रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, वरना बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। थर्ड, एक्रूअल। एक्रूअल क्या होता है? बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं, कैश में भी होते हैं पर क्रेडिट में ज्यादा होते हैं। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन उसको रिकॉर्ड कीजिए, अगले दिन नहीं। जिस दिन पैसा मिला उस दिन नहीं। जैसे मान लीजिए मेरी एक स्टेशनरी की दुकान है, पेन पेंसिल ये सब मैं बेचता हूं। मैंने आज अपने सप्लायर से मैंने 50,000 का माल लिया, लेकिन आज डेट क्या है बच्चों? आज की डेट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5th ऑफ जुलाई। मान लीजिए 5th ऑफ जुलाई है, मैंने 5th जुलाई को सामान परचेज किया, लेकिन मैंने उसको पैसा दिया 20 जुलाई को, 20 जुलाई को मैंने उसको पैसा दिया। मैंने उसे क्रेडिट में माल उठाया था, उधार में। तो एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड 5 जुलाई को होगा जिस दिन मैंने सामान लिया उस दिन, या 20 जुलाई को जिस दिन मैंने पेमेंट किया। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन रिकॉर्ड होगा। यानी 5 जुलाई को मैंने उससे सामान उठाया था, तो रिकॉर्ड कब होगा? 5 जुलाई को मैं अपने खाते में रिकॉर्ड कर दूंगा परचेज
10,000 का सामान या 20,000 का सामान या 30,000 का सामान मैंने क्रेडिट में उठाया, भले मैं पेमेंट उसको 20 जुलाई का करूं, लेकिन रिकॉर्ड कब होगा? जिस दिन रियल में सामान खरीदा या बेचा जाए। जिस सप्लायर से मैंने सामान लिया था 10-20 हजार का, वो भी 5 जुलाई को रिकॉर्ड करेगा सेल्स 10-20 हजार, भले उसको पैसा मिलेगा 20 जुलाई को। तो एक्रुअल बेसिस ये कहता है जिस दिन एक्चुअल में सामान बेचा और खरीदा गया उस दिन रिकॉर्ड होगा, ना कि जब पेमेंट हो। इसको क्या कहते हैं? एक्रुअल बेसिस। द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दैट डेट on which they have taken place, not on the day when the cash is being paid or received. रिकॉर्ड उस दिन होगा जिस दिन हुआ, ना कि जिस दिन पेमेंट हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? एक्रुअल बेसिस। एक्रुअल बेसिस फॉलो करना क्यों जरूरी है? बिकॉज बिजनेस में अगर आप एक्रुअल बेसिस फॉलो नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट लॉस का अंदाजा ही नहीं मिलेगा। कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, करोड़ों के ट्रांजैक्शंस, उसमें क्या तुरंत पेमेंट होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 3 महीने 4 महीने में पेमेंट होता है। अब समझिए कि एग्जांपल देता हूं आपको। मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है, मैंने 50 लाख का सेल किया। समझिए मेरी बात को, 50 लाख का मैंने करंट ईयर में 2024-25 में सेल किया, ठीक है। लेकिन मेरे को 40 लाख का ही पेमेंट रिसीव हुआ है, मेरे को अभी 10 लाख का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। अब अगर मैं एक्रुअल बेसिस को फॉलो ना करूं, मैं रिकॉर्ड में लिख रहा हूं 40 लाख मुझे इनकम हुआ है, लेकिन रियल में मेरा इनकम कितना हुआ है? 50 लाख। तो अगर मैं एक्रुअल बेसिस फॉलो करता तो मैं पूरा रिकॉर्ड करता 50 लाख की मैंने 50 लाख का सेल किया, भले मुझे पैसा मिला हो या ना मिला हो। तो आपको रियल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? आपको ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब वो हो रहा है। हो सकता है पैसा आपको अगले साल मिले, 4-5 महीने बाद मिले, तो आपको रियल प्रॉफिट का तो अंदाजा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ट्रांजैक्शंस हैव टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डे दे हैव टेकन प्लेस। उसे क्या कहते हैं? एक्रुअल बेसिस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह से हम आपकी 11वीं क्लास की तैयारी बहुत ही आसानी से कराएंगे। ध्यान रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।